आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज। मयूर यादव अंसारी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नारेगांव में और साहेब खापड़ा साहब एक कार्यकर्ता है, सामाजिक कार्यकर्ता है। आज हम इनके कार्यालय पे आए हैं और हमने इससे पहले भी कई बार इनका इंटरव्यू कवर किया है। आज भी ये कुछ इनकी शिकायत है, कुछ काम को लेके कि शहर के डेवलपमेंट के काम को लेकर बहुत सी बातें हैं। तो ये कुछ शिकायत आज जनता की अदालत में रखना चाहते हैं और मंजर आम पे लाना चाहते हैं। चलिए इनसे दो बात करते हैं कि इनकी शिकायत क्या है और ये क्या बात करना चाहते हैं। सर, हमारे चैनल में आपका खैर मकदम में स्वागत है। आप ये बोलिएगा सर कि आप हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, आज क्या बात है कि आप दोबारा सुर्खियों में आना चाहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं साहिब का पठान, मैं बार बार तो ये बात कहते रहता हूँ और मेरे परिचय कराता रहता हूँ। मैं एक समाज सेवक नारेगांव से, औरंगाबाद, महाराष्ट्र। आज मैं पूरे सोशल मीडिया के जरिए में बात सुन रहा हूँ सोशल मीडिया से कि भाई यूटी के बारे में बहुत सामने आ रही बातें कि भाई फला से हम यूटी करने के लिए तैयार हैं। मैं यूटी से शुरू करूंगा और मैं मेरे मोहल्ले के विकास के बारे में भी ये बात चर्चा करूंगा। और आज मुझे बहुत दिल खोल के बातें करना है कि आज आन करीब जो है तो इलेक्शन आ रहे हैं औरंगाबाद शहर के अंदर। आन करीब महीना, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, जो भी बोलो तो समझो 2023 में जब भी इलेक्शन होंगे तो उसके बारे में जो आज चर्चा मार्केट में जो चल रही है, बहुत निटाराना वो पार्टी के फला पार्टी की जो है। तो मैं एक पहली बात जो है तो मेरे एक मुद्दे की बात बताऊंगा और बहुत पहले की बात बताऊंगा। आज से 8 महीने पहले मेरे वालिदा का इंतकाल हुआ। मेन पॉइंट की बात बताऊंगा जी। मेरी वालिदा का इंतकाल हुआ और 3 दिन के बाद कुछ लोग रहमानिया के मेरे बचपन के साथी मुझे मुलाकात करने के लिए आए और बातों बातों में कुछ सवालत करने लगे। साहिब खान साहब, इलेक्शन बढ़ते जा रहे, इलेक्शन कॉरपोरेशन के कब होंगे? तो मैंने उनसे ये सवाल किया, साहब ये गम का मामला है, मेरी वालिदा का इंतकाल हो चुका है, मैं गम के अंदर है, ये सियासती बातें यहाँ करने का सवाल ही नहीं पैदा होता। ये बातें बहुत आगे बातें जो करना है कोई आगे पूछिए, लेकिन मैं आज गम में हूँ, लेकिन ये मैं इसके जवाब आपको दे नहीं सकता हूँ। ये सियासती बातें और बात हमने सोशल मीडिया के जरिए जो बातें हमने सुनी है, जो कश्मकशी में सबसे जो आदमी कोई मुलाकात के लिए गया था पुरसा देने के लिए, वही बातें जो शुरू हो गई कि भाई हम यूती करेंगे, हम आपके लिए यूती करने के लिए तैयार है, हम आपके पार्टी से एनसीपी हो, कांग्रेस हो या शिवसेना से यूती करने। तो मैं सवाल करूंगा मजलिस से, तो इससे पहले जो आपने कहा कि इसको जो है तो बीजेपी को, उन्होंने ये जवाब दिया कि इसको बीजेपी को जो है तो काटना है और बीजेपी को तोड़ना है। तो आपने इससे पहले जो है वंचित से यूती क्यों तोड़े? जब भी आप जो है तो बीजेपी को तोड़ सकते थे, लेकिन आज आपके मन में आया कि भाई हमको यूती करना है। तो वही बात हो गई, डूबती नैया को आज सहारे की तलाश है। डूबती नैया को आज सहारे की तलाश है, तो आप सहारा ढूंढ रहे हो, कहीं ना कहीं हमको सहारा मिल जाएगा। साहब, इससे फायदा तो नहीं, नुकसान इतना होगा, नुकसान इतना होगा। पूरी आज टोटल महाराष्ट्र के अंदर ये यूती करने से मैं बताता हूं कि पूरी बीजेपी को फायदा होगा। इसकी वजह साहब, इसकी वजह है, इसकी एक ये वजह है, शिवसेना को हिंदू वोट नहीं मिलेंगे, राष्ट्रवादी को हिंदू वोट नहीं मिलेंगे, बायकाट होगा, मजलिस उनसे यूती। ये तो प्लानिंग है, ये मजलिस की ये जो प्लानिंग है ना, ये प्लानिंग में खुलेआम यानी एकदम बिल्कुल डायरेक्ट बोलूंगा, ये प्लानिंग है। ये प्लानिंग ऐसी है कि आप इनसे यूती कर लो, हिंदू भाई हमारे अपने आप बायकाट हो जाते। अब मुसलमान का सवाल रहा, अब मुसलमान कुछ मजलिस को देंगे, कुछ शिवसेना के देंगे, कुछ कांग्रेस को देंगे, कुछ राष्ट्रवादी को देंगे, कुछ वंचित को देंगे, होगा बंटवारा। फायदा किसको हुआ? फायदा हुआ बीजेपी को। यही आज वो साजिश चल रही है औरंगाबाद शहर के अंदर कि अब बीजेपी को लाने की पूरी महाराष्ट्र के अंदर साजिश चल रही है कि आप खुद युति कर लो, अपने आप हमारे हिंदू भाइयों से टूट जाते हैं। सर, लेकिन एक इजलात तो ये भी लगता है कि शिवसेना के इतना बड़ा आरोप लगता है यार, कांग्रेस राष्ट्रवादी उसके बावजूद भी युति करती है, जैसे बाबरी मस्जिद का नाम आता है, सारी बातें आती है, तो फिर इनकी तरफ से फितरी तौर से सवाल उठता है कि भाई हमने ऐसा कौन सा बड़ा पाप किए, गुनाह किए कि हमको अच्छू समझ रहे, हमसे दूर रहे। तो कहने का सवाल तो उठ रहा है, चर्चा चल रही है इसके ऊपर भी। देखो साहब, ये सब सियासती बातें हैं, ये हम तो सुनते रहते, बहरहाल हरा भगवा, हिंदू मुस्लिम, मस्जिद मंदिर, ये सियासतदार लोग बातें करते रहते। एक अच्छा हिंदू भाई
एक अच्छा हिंदू भाई ये बातें कभी नहीं करेगा, और काबिलियत वाला। ये इनको सिर्फ दुकान चमकाना है और वर्गलाना है, इनको गुमराह करना है। बात देखो, मैं एक बात बहुत पॉइंट की बताऊंगा। आप ये मुझे बताओ, ये बातें पीछे रखो आप, कि आज हमने समझो एक किसी को वोट दे दिया, एक आमदार हमने चुन के, वो बीजेपी का हो, शिवसेना का हो, या फिर कांग्रेस का हो, या मजलिस का हो, चाहे किसी पार्टी का हो, वंचित का हो। अब मुझे जरूरत पड़ती साहब, मुझे ज़रूरत पड़ती है, मेरा बच्चा एक पढ़ाई कर रहा है, 12वीं 10वीं 11वीं जो भी पढ़ रही है, मुझे फीस भरने की उसको ज़रूरत पड़ती है। मैं पूछना चाहता हूँ जनता से कि भाई आपको जब फीस की ज़रूरत पड़ती है, जिसको तुमने चुन कर लाया है, जिसको यानी आमदार बनाया है, उनको जो है तो आपको बोल दो, उनके बाद जाकर आप देखो कि भाई मुझे मेरे बच्चे की फीस भरना है, किसी आमदार आपका फीस भर दे, कोई खासदार, कोई नगर सेवक उनका फीस भर दे, तो मैं मान लूँ कि वाकई में ये नेता है कि गरीबी को हमदर्द है, ये आपको इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको जो है तो गुमराह कर रहे हैं। आपको गुमराह होने की जरूरत नहीं है साहब, जनता से मैं ये अपील कर रहा हूं, आप गुमराह मत होइए, अभी भी वक्त है, अभी भी जो है तो सुधरने का वक्त है, अभी भी सुधर जाइए, अपने आंखें खोलिए। आज हमको मजलिस भी गुमराह कर रही है, ज्यादा सब पे बीजेपी, ये दोनों जो पार्टियां हैं तो पूरे मुसलमानों को गुमराह कर रही है, हिंदू को गुमराह कर रही है। यानी आपके बोलने का मतलब ये आता है जैसे इस्लाम रह गए कि मैं बीजेपी की बी टीम में, यानी कि दोनों मिले हुए, कि आप इसके ऊपर क्या बोलेंगे, मतलब सही है कि गलत, क्या है, क्या बोलेंगे इसके? देखो बात, इस्लाम तो हमने ना नजरों से देखा ना कानों से सुना, लेकिन एक जाहिरी के एतबार से बताऊंगा जो नजर आता है। अब एक बात बताओ, जैसे इससे पहले मैंने आपके अंदर बाइट में दिया था, हैदराबाद में आपकी जो 65 साल से आपकी मेहनत है, आपकी मेहनत है। अब मैं एक बताऊं तुमको, बहुत अच्छी बात पूछी आपने पंजाब में क्यों नहीं खड़ा किया? कम से कम आपके 10 सीट खड़ा होना चाहिए था, कि हम मुसलमान नहीं है क्या? पंजाब में मुसलमान नहीं है, 5 सीट आपने खड़ा करना चाहिए था, 5 सीट। लेकिन उनको मालूम है यहाँ बीजेपी का वजूद नहीं है, यहाँ बीजेपी का वजूद बिल्कुल नहीं है, यहाँ बीजेपी आ ही नहीं सकती, तो क्यों फिर हमारे तुम वापस आया करें? उनको मालूम था पंजाब के अंदर, फिर पंजाब में उन्होंने सीट खड़ा करना चाहिए था। अगर से खड़ा कर सकते तो समझ में आता था कि वाकई में जो है तो इनकी भी टीम नहीं है, तो उसमें जाहिर समझ में आता। बाकी स्टेटों के अंदर इन्होंने वहाँ सीटा नहीं खड़ा करे, यूपी में उन्होंने अपनी सीट 100 सीट 103 सीट खड़ा करे, चाहे 100 या फिर 95, कुछ भी मुझे डिटेल तो नहीं मालूम है, लेकिन 100 के आसपास में जो तो आगे पीछे उन्होंने वहाँ पे सीट खड़ा करे, तो आपकी डिपॉजिट भी जब्त हो गई साहब। और जो बातें मेरे पास उसका रिकॉर्ड आया हुआ है, जहाँ आपको 1000 1200 500 600 3000 7000 जो आपको हिट वहाँ पे वो मिले, तो सपा उससे 300 400 500 के दरमियान में वहाँ पे जो है तो मेरे पास लिस्ट आई हुई है, उसी दरमियान में वहाँ की सीटें जो है तो सपा की गिरी है, तो उसमें जाहिर समझ में आता है कि आप भी टीम है। ये तो खुला इस्लाम लगाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी तो बहुत से कुछ ऐसी चीज़ें मेरे पास आई भी मौजूद, अभी जैसा जैसा इलेक्शन आएगा इसको हम जाहिर करेंगे, इनकी असलियत लोगों जनता के सामने लाएंगे कि देखो आज इनकी असलियत क्या है। सर, आप जैसा खासदार साहब ने एक पहल करे है कि हम एक बीजेपी को दूर रखने के लिए जो है तो आपके साथ युति करने को तैयार है, ये बयान आने के बाद पूरे महाराष्ट्र की राजनीति में एक हड़कंप मचा हुआ है। इतना बड़ा हड़कंप मचा हुआ है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को सामने आना पड़ा, बयान देना पड़ा। इससे बात जाहिर हो जाती है कि बात कितनी बढ़ चुकी है। इसकी ये बयान आने के बाद, अब युति होंगी नहीं होंगी बात की बात है, लेकिन ये बयान आने के बाद आने वाले समय में महाराष्ट्र में मजलिस को कहाँ देखते हैं? ये बहुत ज्यादा बढ़ेगी, मीडियम में रहेगी, ये जैसे थे वैसे नहीं, ये 0 पॉइंट पे आ जाएंगे पूरे महाराष्ट्र के अंदर। इससे पहले मैंने अभी जो है तो राम मंदिर के पास हम कुछ 5-50 लोग मेरे साथ में बैठे थे, और चर्चा तुम्हारा यूपी के बारे में चल रहा था, अनखरीब मामला था इलेक्शन के बारे में, या उनके तकरीबन 4 से 5 राउंड हो चुके थे। जब बात चर्चा हुई, बहुत से लोगों ने मेरे कहा कि बे साहब वहाँ तकरीबन 25 सीट आ रही है, मतलब मैं को हंसी आई, बहुत अच्छी बात है 25 सीट आई तो बहुत हमको खुशी है, हमको नाराज़गी नहीं है। लेकिन मैं एक आपको बता दूं, अगर से एक सीट का भी वहाँ पे आ जाए, ये 50 लोग बैठे हुए हैं औरंगाबाद की, मैंने उससे बात किया, वो तो कुछ उसके अंदर इमाम के लोग भी मौजूद थे। ये 50 लोगों को बड़ी से बड़े 5 स्टार के अंदर मतलब शरत लगाना तो हराम है इस्लाम के अंदर, लेकिन मैं आपको अच्छे से अच्छा खाना और अच्छे से अच्छा इंतजाम करूंगा। अब रहा सवाल आपने जो महाराष्ट्र की सरकार के अंदर युति के अंदर फायदा कितना होगा साहब, इन्होंने अगर से किसी भी पार्टी के अंदर युति कर लिए अभी आज के पोजीशन में, वंचित की बात नहीं कर रहा हूं, वंचित का कुछ नहीं है,
एक एनसीपी की बात कर रहा हूं, कांग्रेस की बात कर रहा हूं और शिवसेना की बात कर रहा हूं। ये तीनों के साथ में अगर से एमआईएम अगर से युति करती है तो पूरा मामला यानी बंटवारा हो जाएगा, पूरा बंटवारा हो जाएगा, बंटवारा हो जाएगा। कुछ हिंदू इधर चले जाएंगे, कुछ हिंदू इधर चले जाएंगे, कुछ दलित इधर चले जाएंगे, कुछ मुसलमान इधर चले जाएंगे। तो इसमें बंटवारा के सिवा कुछ नहीं होगा, फायदा तो नहीं उल्टा नुकसान होगा। फिर से जो है तो महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी की हुकूमत आ जाएंगी। तो मैं इससे बायकाट हूँ, मैं इसके खिलाफ हूँ, मैं इसके फेवर में नहीं हूँ। यूटी तो बिल्कुल एमआईएम की किसी से भी नहीं होना चाहिए, किसी से भी नहीं होना चाहिए। अगर से जिस से भी यूटी होती है तो इमाम से उसको नुकसान 100% पहुंचेगा, ये मेरा कहना है। ऐसा आप देखते हैं कि जब एमआईएम ने अपना जलवा बिखेरा है, औरंगाबाद के अंदर खासदार भी है, माजी 25-26 नगर सेवक है, तो अब चूंकि 2 साल का वक्फा है, 2 साल के बाद 2 साल तक तो यहाँ पर कुछ है ही नहीं, सब कमिश्नर साहब का राज चल रहा है। तो कैसा पाते हैं आप औरंगाबाद में कितना विकास हुआ नहीं हुआ, कि कितना मुतमईन है एक बतौर सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में? आप बताइए मुझे, आपने पूछा सवाल, आप ये बताइए आज हमारे सबके खासदार है, हिंदू के, मुस्लिम के, दलित के, सबके खासदार है और हमारे शहर के खासदार है। और हमको तो फख्र है कि अब एक हमारा एक ईमान वाला खासदार है, हमको बहुत फख्र था इस पे कि एक हमारा ईमान वाला है। आज मेरे नारेगांव के अंदर, मेरे गांव की एक नारेगांव की मिसाल से मैं आगे आपको मिसाल पेश करूंगा। अब नारेगांव के अंदर कुछ महीने पहले यानी 6-7 महीने पहले यहाँ नारेगांव के अंदर एक बाढ़ आई थी। यहाँ के जिला सदर ने तो बहुत दावा किए थे, बहुत आके चैलेंज किए थे कि दूसरे दिन आपका काम जो है तो नाले का यहाँ पे चालू होने वाला है। दूसरे दिन पूरी आश्वासन देके गए थे और हमारे आने वाले भावी नगर सेवक के सर पे हाथ रखे थे कि ये हमारे भावी नगर सेवक काम करा रहे, 2 दिन के अंदर आपका काम चालू हो जाएगा। लेकिन आज 2 दिन तो नहीं साहब, 5वां-6वां महीना है, लेकिन वहां पे एक ईंट क्या एक सीमेंट की गोनी भी नहीं आई अभी। वो एक दावा उन्होंने करके गए थे। दूसरा जो है तो मदरसे का, हमारे आरबी मदरसा यहाँ चलता है, मुस्लिम के पूरा आबादी जो है तो उस गली के अंदर बहुत तकलीफ होती है और 1000-1200 वहाँ पे बच्चे जो है तो दीनी तालीम हासिल करते हैं। उस बच्चों को इतनी तकलीफ होती है वो रोड से, उन्होंने उद्घाटन करके गए थे। हमारे इम्तियाज जलील साहब ने, हमारे नेता है, हमारे खासदार है, बहुत मोहब्बत है मेरे उनसे, बड़ी उम्मीद रखे थे। तो मुझे फ़ोन आया था, मैं खुलदाबाद में आया था, क्या बस साहब खासा उद्घाटन है, आप आ जाइए। मेरे आने तक तो आप चले गए थे, रास्ते में उनकी मेरी मुलाकात हुई थी, हाथ बता के उन्होंने निकल गए थे। तो आज 4-5वां महीना है, कहा कि भाई 8 दिन के अंदर ये रोड का काम चालू हो जाएगा, हमने इसको उद्घाटन कर लिए। अब वो हो गया। दूसरा सवाल, नारेगांव के अंदर कितनी नालियाँ बनाए अपने, कितना टेनिस का काम करे अपने, कितना रोड का काम करे अपने, कितनी यहाँ पे मुसलमानों को सुविधा दिए। पूरे औरंगाबाद शहर के अंदर से, पूरे शहर की बात, पूरे औरंगाबाद जिले की बात कर रहा हूँ, जितने नारेगांव के लोगों ने मेहनत करे, पूरे जितनी मेहनत बच्चे ने, बूढ़ी औरत ने, जवानों ने, सबसे ज़्यादा मेहनत हुई औरंगाबाद जिले के अंदर तो वो नारेगांव से हुई। उनके ताल्लुकात आजू बाजू ये पूरे देहात के लोग हैं नारेगांव के अंदर। कुछ सिटी में के लोग हैं, कुछ कन्नड़ के हैं, कुछ फुलमरी के हैं, जैसा कुछ तुम्हारे वैजापुर के हैं, कुछ गंगापुर के हैं, कुछ सोएगांव के हैं, कुछ बहुत से ऐसे अतराफ के, खुलताबाद, दौलताबाद के। तो मैं इसका गवाह हूँ। हर आदमी फोन कर कर वहाँ पे 10-10, 20-20 आदमी को कहता था कि मजलिस के लिए आप मेहनत करो, मजलिस के लिए दुआएं करो। वही नारेगांव के लोग थे, जो अतराफ के लोग हैं, उन्होंने हर तरीके से मेहनत की, नमाज, रोज़ा, यहाँ तक के उन्होंने एहतिकाफ में फिर बैठे। तो आज नारेगांव के अंदर हाल देखो साहब, क्या देखो वहाँ रोडों का हुआ हाल है, टेनिस का हुआ हाल है, कभी इन्होंने फिरकी नहीं देखे। तो आप क्या उनके ऊपर तुम नहीं करते? पूरा औरंगाबाद के अंदर इनका चर्चा है। एक टेनिस 4-5 जो है तो वहाँ पे चौकअप हो जाता है, वहाँ के 4 पाइप निकाल कर उसको चौकअप करके उसको साफ सफाई करके वहाँ दुरुस्त कर देते हैं। नाली के काम करते हैं तो व्हाट्सएप, फेसबुक के ऊपर आप डालते हैं कि अबे मजलिस को कामयाबी मिली, मजलिस ने ये कर दिया, मजलिस ने वो कर दिया, मजलिस ने वो टेनिस साफ कर दी, मजलिस ने जो है तो यहाँ पे जो है तो चंबर साफ कर दिए, मजलिस ने वो मस्जिद में पानी जा रहा था उन्हें साफ कर दिए। अरे साहब, जितना आप साफ सफाई कर रहे हो तो वो आम जनता भी कर सकती है।
चलने वाला मांगने वाला फकीर ने अगर से कारपोरेशन में जाके बोल दिया कि मेरे चंबर का ये तो यहाँ मैं जो आत्मा दान करूंगा, मैं तो यहाँ कारपोरेशन में जाऊंगा, आपको साफ करना, उनके बाप की जागीर है, उनके बाप को काम करना पड़ेगा कारपोरेशन को, कोई भी हो, आम जनता। ये तो डेनिस का काम ये वो तो कोई भी करा सकता भाई। जिसके घर में तकलीफ हो रही, कारपोरेशन में जाके एक लेटर दिया, दूसरे दिन उन्होंने धमकी दी थी कि भाई मैं अगर से मेरे घर के सामने का साफ नहीं हुआ तो मैं यहाँ ऑपरेशन को बैठ जाऊंगा, उनके बाप को करना पड़ेगा। तो ऐसे कौन से काम है जो मैंने यहाँ पे औरंगाबाद के अंदर नारेगांव के अंदर जितना रोडों का काम किया था, जितना रोडों के अंदर सुविधा की थी, यहाँ रोड रिपेयरिंग का काम किया था, उतने पैसे में तो वो पूरे औरंगाबाद की टीनी चौका ये वो पूरे नालिया फुला करा देता था। ये कौन सा काम है? अरे भाई बताओ, आज मुसलमान के बच्चे बेरोजगारी में है, मुसलमान के पूरे बच्चे बेरोजगारी में है। आज तुमने तुम्हारा जो है तो MIDC वालूज MIDC तुम्हारे अंडर में है, तुम्हारे अंडर में कुछ नारेगांव की MIDC तुम्हारे अंडर के अंदर है। कितने बच्चे लगाए आपने? परमानेंट 100 200 50 ये बच्चे आपने लगाए। कौम के हमदर्द है ना, जब तो कौम ने तुम्हारे लिए हर तरीके से काम करी, यानी रोजे में एहतिकाफ में रोई, अल्लाह से मांगी, गिड़गिड़ाई कौम के लिए, कौम ने तुम्हारे लिए दी। तुमने कौम का क्या करे बताओ हमको? 100 200 बच्चे आपने वहां पे लगाए, कोई दवाखाने की सुविधा की, कोई कारपोरेशन के अंदर जो मुसलमानों के बच्चे पढ़ते, कुछ कारपोरेशन के स्कूलों के ऊपर आपने कोई ध्यान दिया? हा? क्या भाई मुसलमानों की फीस आपने माफ कराई? ये कौन सा लेता है? तो हमने किस पे विश्वास करना चाहिए साहब? अब वक्त आ चुका है पूरे तमाम हिंदुस्तान के मुसलमानों से, और ये तुम्हारे चैनल तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर फैलना चाहिए कि हमको अब ऐसी लीडर की जरूरत है, ऐसे नेता की जरूरत है। अभी मैं कुछ आम खास के अंदर मेरा एक प्लानिंग है, पूरे महाराष्ट्र के उलमाओं को मैं वहाँ जमा करने वाला हूँ, पूरे महाराष्ट्र के उलमाओं को, पूरे महाराष्ट्र के 8-10 दिन में 15 दिन में मैं आम खास मैदान के अंदर पूरे महाराष्ट्र के 25 उलमा इकराम, मुफ्तियान रहेंगे, उसमें आलिम दीन रहेंगे, हाफिज रहेंगे, बड़े शेखुल रहेंगे, शेखुल हदीस रहेंगे, मुहद्दिस रहेंगे, बड़े बड़े उलमाए किराम रहेंगे। हमारी बात उन्वान पे वो रहेगी, पूरे हिंदुस्तान की सियासत अब वो उलमाओं को संभालना है और अच्छे मोतेबर लीडर को हमको चुनना है। अब हमको वो वक्त आ गया कि एक मोतेबर और हमारे भरोसेमंद, हमारी काबिलियत वाला और हमारा जो है तो सच्चा रहबर हो, हमको जो है तो उलमा के सामने वो बात रखकर मीटिंग के अंदर जो है तो आम खास के अंदर वो हमको हिंदुस्तान के अंदर वो पैगाम पहुंचाना है। खान साहब, आपने अभी बोले कि हमारे मोहल्ले में बाढ़ आई थी और जिला सदर आके गए थे, आपने अभी कहा, तो ठीक है, काम तो थोड़ा देर में होती है, तो फिर आपने खासदार साहब को डायरेक्ट फोन करा था, साहब देखो ये बहुत बड़ा काम है और अभी 1 महीना हो गया, तो आपका भी काम था, आप जनता में समाज का था, ठीक है, थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है, आपने थोड़ा तवज्जो दिला रहा था उनको। खासदार साहब के पास गया था मैं। अच्छा। मेरी रोडों की बहुत खस्ता हालात थी, लोगों को चलना नहीं आ रहा था। मैंने कुछ मुरम की बातें कही थी और डेनिस की चौके के बारे में बात कही थी और एक रोड के बारे में बात कही थी, और उससे पहले कब्रिस्तान के बारे में भी मैंने कुछ बात कही थी कि देखो साहब 40-50 हज़ार की आबादी है और आपका पावर इतना है, आप चाहे तो 2-5 एकड़ जो है तो कब्रिस्तान के लिए कहीं भी ज़मीन 1 लीटर के ऊपर आपको दे सकती है सरकार, क्योंकि आप खासदार है, पूरे औरंगाबाद के सदर है आप। हाँ, खासदार हो गए सदर, आमदार हो गए सदर, कॉरपोरेशन के सदर, पूरी कॉरपोरेशन आपके अंडर में हिल सकती है। मैंने ये उनसे बात कही थी, कहा कि भाई इंशाल्लाह अपन कोशिश करेंगे। मैं चक्कर काटते रहा, आखिरी में कहा कि इम्तियाज जलील साहब आपसे बहुत अदबन गुजारिश है, आपसे बहुत रिक्वेस्ट है कि मुझे 5 लाख का मुरम लग रहा है नारेगांव के अंदर, 5 लाख का मुरम, आप 2.5 लाख रुपए आप डाल दो, 2.5 लाख रुपए मैं डाल दूंगा। हंसने लगे, कहा कि अभी अब सरकार के पास अभी बजट नहीं है, सरकार बहुत खस्ता हालत में चढ़ी है, बाद में देखेंगे। तो वहां से मैंने सोच लिया नहीं भाई, हमारा कोई जो है तो रहबर नहीं है, हमको रहबर तलाश करना पड़ेगी। जब से मैंने जो है तो इमाम का जो है तो मुखालिफ करता रहा, यानी वो जरूरी नहीं है जैसा आप बोलेंगे भाई आपका काम नहीं हुआ तो आप मुखालिफ आ गए, नहीं, हम इसलिए मुखालिफ हुए कि हमको उम्मीद थी, जो नारेगांव वालों ने हर तरीके से मेहनत की थी, इम्तियाज जलील साहब कुछ ना कुछ जो तो नारेगांव के अंदर सुविधा करेंगे, कुछ काम करेंगे, कुछ हमको सहूलत मिलेंगी। और यहाँ का कारपोरेशन के बारे में बात की थी मैंने, ये कारपोरेशन स्कूल का नारेगांव के अंदर आज यहाँ कम से कम 5,000-7,000 मुसलमान के बच्चे स्कूल पढ़ते हैं, तकरीबन 10,000 के करीब। आप बताओ 10,000 बच्चे वहाँ पे कारपोरेशन के अंदर वहाँ बैठते नहीं है, ऊपर बारिश के मौके पे पूरे छत टपकते हैं, छोटे छोटे 10 बाई 12 के वहाँ कुछ रूम है,
उतने बच्चे को सुविधा नहीं, उन्होंने किराए से लिए। तो भाई इम्तियाज जलील साहब ने वहाँ पे देखना चाहिए कि भाई हमारे महल्ले के अंदर कॉरपोरेशन के स्कूल कितने हैं और बच्चे कितने पढ़ते हैं, इनको क्या सुविधा मिल रही, इनको क्या फैसिलिटी है। ये बस राजकारण में जब भी इलेक्शन आते हैं आप बातें, जात पात की बातें आ जाती है, लीडरों की बात हो जाती है, एक दूसरे के ऊपर ताना तानी की बातें आती है। अरे भाई बीजेपी और अपने जो है मजलिस, कितनी औरंगाबाद के अंदर डेवलपमेंट की आपने बात की, कितनी डेवलपमेंट की बात की, कॉरपोरेशन के स्कूल के बारे में, बच्चों के जो तो एजुकेशन के बारे में, बच्चों के नौकरियां के बारे के अंदर। आप पूरी महंगाई इतनी बढ़ गई, आज उसके बारे में कभी मुद्दे उठाए? बस ये एक दूसरे के ऊपर ताने मारते हैं, एक दूसरे की इधर की कौम खुश हो जाती है, कुछ इधर की कौम खुश हो जाती है, इसको फायदा बीजेपी को मिल जाता है। यही बातें चर्चा मार्केट में चलती रहती है। सर आप ये बोलिए कि अब देखो 3 साल तो अब MP साहब के निकल गए, चलिए एक बतौर मैं पत्रकार भी हूँ और मैं भी एक नागरिक हूँ, अब दोनों हम नागरिक बन के बात कर रहे हैं और एक समाज का दर्द लेके बात कर रहे हैं। अब 2 साल बचे हैं, तो आपको ऐसा क्या लगता है, आपके दिल में ऐसा कोई सोल्यूशन, कोई मैसेज, कोई मशवरा कि चलो 2 साल में कम से कम आपने मतलब सबके खासदार है, एक तो समाज का नाम देना चाहिए, लेकिन फिर भी क्योंकि ज्यादा मसाइल मुसलमानों की है, तो मुसलमानों को ऐसे क्या बचे कुछ 2 साल में कर देना चाहिए कि ताकि एक शिकायत भी दूर हो जाए और कुछ ना कुछ मामला और मजबूती में आ जाए, एक बतौर खुलेपन से। देखो साहब, अभी 2 साल बचे हैं, बहुत अच्छी बात की आपने। अभी आपके हाथ में पावर है, आगे आना नहीं आना वो अल्लाह की तरफ की बात है। आपको चमकाना नहीं चमका हम तो नहीं बोल सकते कि भाई हम इतना बड़ा दावा भी नहीं कर सकते कि भाई अब आने वाले इलेक्शन में आप चुन नहीं सकते। अल्लाह चाहे तो जो है तो एक कचरा चुनने वाले को भी चमका दे, ये अल्लाह की मर्जी है। और हो सकता है आपके मुकद्दर में अल्लाह ने हरू लिखा हुआ तो उसको कोई टाल नहीं सकता। अल्लाह जिसको जहन को बदला दे यानी पलटा दे उसको कोई चैलेंज नहीं है। ये हम तो दावा तो नहीं कर सकते कि अभी आप बिल्कुल आ ही नहीं सकते करके, नौज़बिल्लाह ये जो है तो शिरक वाली बात होगी और तकब्बुरी वाली बात होगी। लेकिन आप 2 साल आपने जैसे पूछा कि भाई क्या आप क्या उम्मीद रखते हैं खासदार साहब से, तो मैं खासदार साहब से बात कहूँगा 2 साल आपके बच्चे हैं तो मुसलमान के बच्चों को अपने नौकरियाँ को जो है तो कंपनियों में लगाना चाहिए। और कुछ महानगर पालिका के स्कूल में जो 90% लोग मुसलमान जो है तो कॉरपोरेशन के अंदर पढ़ते हैं, उसकी कुछ ना कुछ उन्होंने सुविधा करना चाहिए और कॉरपोरेशन के अंदर उसकी मंजूरी 12वीं तक उन्होंने लाना चाहिए। 2 साल के अंदर आप इतनी मेहनत करेंगे विकास के तौर पर, काम के तौर पर, तो अल्हम्दुलिल्लाह बता नहीं सकते फिर कि अल्लाह आपको जो है तो फिर से जो है तो उरूज पर ला ले, किसी दुआ कौन से रंग ला ले वो तो बता नहीं सकते। कोई आपके हक में दुआ कर दे और अल्लाह वो कबूल कर ले, लेकिन कौम के लिए आपने थोड़ा सा काम करना चाहिए। कुछ बच्चों को नौकरियों को भी लगाना चाहिए। कुछ कॉरपोरेशन के स्कूल है, कुछ मसले रोडों के हैं, कुछ ड्रेनेज के है, वो बहुत से नल के मसले हैं, पानी की समस्या है, इसके ऊपर आपने थोड़ी सी तवज्जो दिया। ये सियासत के बातें इससे युति करने की, उससे ये कर, ये छोड़ो। आप विकास के ऊपर ध्यान दीजिए। आप जब तक अपने दोस्त, जब तक कि आप विकास के ऊपर ध्यान देंगे अल्हम्दुलिल्लाह जनता आपके करीब आएंगी और आपके फेवर में भी बात करेंगी और आपको दुआएं भी देंगी। ये मेरी एक कहना है। जैसे आपने मुझे सवाल पूछा कि भाई आप क्या उम्मीद रखते हैं, तो मैं ये उम्मीद रखता हूँ इम्तियाज जलील साहब से, आने वाले 2 साल बच्चे, आपने तो ऐसी 5-7 साल डाल दिया, 5 साल आमदार में डाल दिया, 3 साल इसमें डाल दिया, आपके 8 साल ऐसी ज़ाया हुए जो मुसलमान को कुछ सुविधा नहीं मिली आपके तरफ से। अब 2 साल बच्चे, कम से कम उतना तो कुछ कौम का फ़ायदा कर दीजिए ताकि कम से कम आप आना नहीं आना वो अल्लाह तरफ की बात है, कम से कम आखिरी टाइम तक तो कहेंगे लोग अब इम्तियाज जलील साहब ने कौम का कुछ भला करके चले गए, कुछ ना कुछ किया मुसलमानों के बारे में, कुछ ना कुछ तो काम किया। जैसे चंद्रकांत खैरे ने उनकी कौम के लिए काम किया, आज भी वो चलो रहे ना रहे, उनकी कौम तो उनका नाम लेने ही वाली है कि भाई आज जिसको नौकरियां को उन्होंने कंपनी को अंदर लगाया, उनके रोडे की सुविधा कर दी, उनके स्कूल की सुविधा कर दी, हर चीज़ की उन्होंने जो है तो डेवलपमेंट किया। उनके हर जगह पे उनके जो है तो उनके जो नेता थे हिंदू भाइयों के, उन्होंने उनका डेवलपमेंट कर दिया। तो हम भी उम्मीद रखते हैं, ये भी हम तमन्ना रखते हैं कि ये हमारे नेता होने के बावजूद हमने जिसने इसकी मेहनत की है, इन्होंने कुछ ना कुछ मुसलमान का तो कुछ काम न करना चाहिए। सर अब बातों में जहन पे बात आ गई कि हमने भी कई बार इंटरव्यू कवर किया था और मीडिया के अंदर भी आया है कि उनका खासदार साहब का खास तौर से कहना है कि भाई देखो मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत से, पूरी ईमानदारी से प्रोसीजर डाल रहा हूँ, सारी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये सरकार कहने के तब ये
सरकार के हाथ में भी रहता है, कहीं मंजूरी को टेबल को बढ़ाना, सारी बातों को फास्ट करना, लेकिन कहने की टेक्निकल ऐसी अड़ी अड़चन आ रही जिसकी वजह से ये काम पेंडिंग हो रहे और जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि मैं काम नहीं कर रहा हूँ या एमआईएम काम नहीं कर रहे, या ऐसा एक तर्क आता है। तो इसके ऊपर क्या कहेंगे आप कि वाकई इनके साथ सी बदमाशी हो रही है कि क्या चढ़ा अंदर, मतलब कौन सी राजनीति चढ़ी? देखो साहब, ऊपर सरकार, ये बात मैं मानता हूं कि भाई सरकार के हाथ में है जो है तो काम विकास करना, इनकी मंजूरी लाना, इनका जो है तो मंजूरी कबूल करना नहीं करना सरकार के हाथ में है। आप खासदार है, वो जात पात का मसला नहीं आता, आप खासदार है, आप ओहदे के रखने वाले हैं, आपके पास पावर है, पावर से आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ये जात पात ये बोले कि मुस्लिम का मतलब हम उसको ये नहीं देंगे, उनके बाप को देना है, सरकार के बाप को देना है, सरकार बराबर देंगी, लेकिन आपके तरीके लाने के सही होना चाहिए, आपके अंदर जद्दोजहद होना चाहिए। आपको चेयरमैन बना देते, आपको जो है तो दिल्ली के अंदर कुछ ओहदे दे देते, बड़े बड़े ओहदे दे देते कि अब एक मुसलमान को हमने बहुत बड़ा ओहदा दे दिया और जो है तो औकाफ ज़मीन का एक बड़ा चेयरमैन बना दिया, बहुत बड़ा जिम्मेदार बना दिया, ये ओहदे आपको दे देते तो मुसलमान उसके अंदर खुश हो जाते। अरे भाई ये ओहदे छोड़िए भाई, पहले विकास की बात करें, मुद्दे की बात करें, मुसलमानों की सुविधा की बात करें, मुसलमानों को जो है तो नौकरियाँ की जो है तो हर चीज़ की सुविधा की बात करें। ये बातें कौन सी गलत बात है कि भाई उनको काम का जो है तो कुछ मिलता नहीं है, मिलता सबको मिलता है साहब, सबको मिलता है, उनके बाप को देना है सरकार को। जो बजट होता है साल का बजट, इतना फंड खासदार का, इतना फंड खासदार का, वो फंड कभी भी ज़ाया नहीं जाता। जो फंड होता है गवर्नमेंट तरफ से, चाहे फिर वो दलित का खासदार हो, मुस्लिम का खासदार हो, वो फंड तो उनके बाप को देना ही देना है। अब दूसरा रहा सवाल, अब अपने को मेहनत करना है आगे, और मेरे काम के अंदर शहर की जो है तो तरक्की हो, अच्छा शहर हो, हमारा डेवलपमेंट हो, स्मार्ट सिटी बने, ये आपको मेहनत करके लाना है। लेकिन आपका जो खास फंड है, जो फंड है, आप मैं बताऊंगा आपको जितना साल का फंड मिलता है उसके अंदर बता दीजिए आप, पूरे औरंगाबाद के अंदर वो फंड के अंदर 3 साल का जो फंड मिला हुआ उसका जो है तो आपने काम कितना किया, वो फंड की बात कर रहा हूँ। आपकी मेहनत जान दो, जो आगे आप मेहनत करेंगे वो जो लाएंगे वो अलग बात हो गई, आपकी मेहनत जद्दोजहद से। जैसे एक नगर सेवक को उसका फंड रहता है, उसके बाप को देना पड़ता है सरकार को। एक आमदार का जो फंड रहता है काम के बारे में, सरकार को देना ही है, वो चुकती नहीं है। एक खासदार का फंड होता है, एक मंत्री का फंड होता है, उनकी तनख्वाही होती है साहब, उनको मिलना ही है। तो उनके फंड से औरंगाबाद के अंदर मुसलमानों के अंदर कितनी काबिल, कितना काम मिला है। लेकिन साहब ये भी सच्चाई है ना कि जब कोविड का दौर चल रहा था तो नरेंद्र मोदी ने तमाम इंडिया के, मैं समझता हूं जहां तक मेरी जानकारी है, 2 साल का उनको बिल्कुल निधि रोक दिए थे। बोले भाई देश में संकट आया हुआ है, इसलिए आपको हम 1 रुपया भी नहीं दे सकते। तो अब 5 साल में 2 साल तो माइनस हो गए, अब बचे 30 साल, यानी कि वो सबसे पहला साल चल रहा। तो अब इसमें क्या बोलेंगे आप? 2 साल तो गए, ठीक है, 1 साल में क्या करे आपने बताओ? 1 साल का फंड मैं खोल के तो नहीं बोलूंगा आपको 1 साल का फंड कितना आता है, जनता होशियार हो जाती है लेकिन आपको 1 साल का जो फंड है, वो फंड में आपने क्या करे? चलो 1 साल का फंड, अभी जो साल भर का जो अच्छी काबिलियत बहुत पैसा मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह अभी, लेकिन जो रुकाव फंड है वो भी उसके अंदर माइनस हो रहा है। जो रुकाव फंड है वो भी उसके अंदर जो है तो माइनस करके, यानी उसके अंदर बढ़ावा करके जो है तो दे रही है सरकार। तो उसमें आपने क्या डेवलपमेंट किया बताओ? बोला औरंगाबाद के अंदर कितना डेवलपमेंट है आपका? खासदार फंड से बताओ यहाँ पे कौन सा काम हुआ मुसलमान के महल्ले के अंदर, आप बता दो। मान लो कि वाकई आप तो सोशल मीडिया में आपने देखा होगा कि कई मुस्लिम वार्डों के अंदर जो तो सीमेंट सीसी के रोड के काम हुए, ये तो आपने भी देखा होगा, ये तो हम भी थोड़ा बहुत कवर कर रहे हैं, तो ये भी तो काम हो रहा है साहब। अरे ये तो कॉर्पोरेशन का काम है, ये कॉर्पोरेशन का काम है, ये महानगर पालिका का काम है, ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट का काम है, ये राज्य सरकार का नहीं, ये केंद्र सरकार का काम है। केंद्र सरकार से इसका बजट आता है, डीनीस संडास साफ करने का, संडास को चौकअप है उसको साफ करने का, ये काम कर रही है। ये जो काम कर रहे हैं ना, कहीं डीनीस चौकअप हो गया, कहीं संडास चौकअप हो गया, कोई संडास आ रहा, कहीं संडास घर में चल जा रहा, किसी मस्जिद में चले जा रहा, बस इसका इनका ये काम है भाई। और जो मसले रोड के रहते हैं तो ये कॉर्पोरेशन का काम है। एक लेटर दे दो, एक आम दे दो, वो लेटर से आप पावर में है ना भाई। 26 नगर सेवक, 26 वार्ड को तो आपने तो ऐसा चमका देना चाहिए था कि उसका औरंगाबाद के अंदर एक नमूना बनाना चाहिए था। बताओ 26 वार्ड के अंदर क्या मामला है, बताओ पूरे 26 वार्ड। मैं आपको जो है तो पूरा सर्वे कराता हूँ, बाकी पूरे मीडिया को बुलाता हूँ वहाँ पे, एक दिन मैं तो निकलूंगा अल्हम्दुलिल्लाह, पूरे मीडिया को पूरे वार्ड के अंदर 26 वार्ड के अंदर घुमाऊंगा, पूरी सोशल मीडिया को,
और पूरे सर्वे करके बताऊंगा कि बताओ यहाँ पे कितना डेवलपमेंट हुआ। ये 26 नगर सेवक थे, 26 वार्ड के अंदर डेवलपमेंट कितना हुआ और आज कितना विकास हुआ, कितना रोड का काम हुआ, सच्चे में डेली का कितना काम हुआ। टोटल में अभी अगले महीने के अंदर जो है तो पूरी मीडिया को घुमा के 26 वार्डों के अंदर घुमाने वाला हूँ। अब आखिरी सवाल ये है कि औरंगाबाद की जनता और बतौर खास मुसलमानों को आप ऐसा क्या आने वाले वक्तों में सियासत के तौर पर क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैंने तो बताया आपको, आम घास के अंदर पूरे महाराष्ट्र के उलमाओं को मैं जमा करने वाला हूँ और पूरा उनकी सपुर्द करने वाला हूँ। औरंगाबाद की मुसलमान की बात नहीं, महाराष्ट्र की, औरंगाबाद की, पूरा महाराष्ट्र में, औरंगाबाद भी महाराष्ट्र में ही है। पूरे महाराष्ट्र की सियासत की बात कर रहा हूँ और ये पैगाम तो पूरे हिंदुस्तान में जाएगा। लेकिन अब आने वाला वक्त मैं चाहूँगा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं तरफ से मैं खर्चा करूँगा और कुछ लोग मेरे साथ में जुड़ने वाले वो खर्चा करने वाले हैं। ये कुछ हमारी एक कमेटी, हमने 50 लोगों की कमेटी करी है, पूरे उलमा का लाने ले आने का, लग्जरी से उनको लाया जाएगा, हर खाने पीने का उनका पूरा इंतजाम किया जाएगा। बड़े से बड़े उलमाओं का, ये तो पूरे महाराष्ट्र से हर जिले से 20-25 उलमाए किराम, मोतबर उलमाए किराम को बुलाया जाएगा और उनके बाद ये बात रखी जाएगी कि ये सियासत अब आपको संभालना चाहिए। जैसा आज़ाद देश कुछ करने के लिए आपका योगदान रहा, आपकी जो है तो कुर्बानी रही, जो तो पूरे सबसे आगे आप जो है तो कई 1.25 लाख उलमाओं को जो है तो शहीद किया गया। चौक से, चांदनी चौक से लेके तो तुम्हारे लाल किले तक तुम्हारे सर को लटका दिया गया। वैसा आज जो है तो तुमको देश के अंदर कुर्बानी देने की आपकी ज़रूरत है, ये बात वहाँ रखी जाएगी और आपको देश संभालना है। आज आप तुम देश संभालोगे तो देश का भविष्य तुम्हारी वजह से बचेगा। इसलिए मुझे वो बात जमाना है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर वो उलमाए का पैगाम जाएगा और उलमाई किराम आप संभालेंगे, पूरे हिंदुस्तान का राजकारण वही संभालने वाले हैं। इस तरह से आपने साहिब खां पठान साहब की बात को सुना। एक सामाजिक कार्य करते हैं, हमेशा सुर्खियों में रहते हैं और आज भी जब हमारी फ़ोन पे बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं देख रहा हूँ कि कुछ बिगड़ने वाला है, कुछ खतरे की अलामत महसूस हो रही है, तो मैं कुछ दर्द को बयान करना चाहता हूँ। ये वजह से आज हमारी की मुलाकात थी। खैर, इन्होंने जो भी बातें कही, और सबसे बड़ी अदालत हमारे मुल्क में जमहूरी एतबार से जनता की अदालत होती है, वहीं से आमदार चुने जाते हैं, खासदार चुने जाते हैं, नगर पालिकाएं बनती हैं, कानून कायदे बनते हैं, जजेस बनते हैं, पार्लियामेंट बनती है, विधानसभा बनती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जनता की अदालत सबसे बड़ी होती है और बड़ी है। तो ये तमाम बातें अब जनता की अदालत में है। जनता अपने तौर से कमेंट करे, जो भी करे, और हम इतना गुजारिश जरूर करेंगे कि भाई अगर कुछ बात में सच है तो सच बोलिए, गलत है तो गलत बोलिए, ये भी आपका अधिकार है। लेकिन क्योंकि पर्सनली तौर से कहने के हम भी चौथे स्तंभ के सिपाही है और हमारे भी काम ये रहता है कि कुछ अच्छी बातों को सामने लाना, मुस्बत बातों को सामने लाना, चाहे प्रशासन के सामने हो कि नेताओं के सामने हो। तो दो बातें जो थी, जो मेरे जहन में इस वक्त आ रही हैं, जो कि मेरा आंखों देखा हाल है, वो भी बात मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूं। उसमें तमाम हमारा लीडरशिप भी शामिल है और आम जनता भी शामिल है कि साहब, मैं नारेगांव में कई बार आया हूं, कई हालात के मैंने जो रिपोर्ट किया हूं। जैसा इन्होंने कहा कि 10-12 हजार बच्चे मुस्लिम समाज के पढ़ते हैं, तो ये बहुत सच बात है। इसमें जर्रा बराबर भी कोई ऐसा बगालतारी वाली बात नहीं है। और आगे हम समझते हैं मांडकी, जहां पर 88 एकड़ 90 एकड़ वक्फ की जमीन है। तो मैं खासदार साहब से खास तौर से बहुत अदमन रिक्वेस्ट करूंगा कि साहब, ये बस्ती आने वाले और 8-10 सालों के अंदर बहुत बढ़ने वाली है। तो यानी कि आज जहां पर 10,000 बच्चे पढ़ने वाले, तो हो सकता है आने वाले मुस्तकबिल में ये 15, 20, 25 हजार पढ़े। तो आपसे मेरी अदमन गुजारिश है, क्योंकि मैं गली गली में घूमा हूं और शायद आप बहुत कम यहां पर आए हैं, मैं बिल्कुल माफी के साथ कह रहा हूं अगर आपको बुरा लग रहा है तो, लेकिन ये कड़वी सच्चाई है। तो आप यहाँ के मांडकी की जमीन के ऊपर पहली फुर्सत में आप यहाँ पर कॉलेज के लिए, ताकि ऐसी जमीन एक्वायर करा लीजिए, ताकि केजी से लेके तो 12वीं मराठी मीडियम बोलो, उर्दू मीडियम बोलो, इंग्लिश मीडियम बोलो, आप करा दीजिए। ये आने वाले हम समझते हैं इतनी बड़ी बस्ती है कि 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख मुसलमानों का कम से कम एजुकेशन के माध्यम से भला होगा। ये क्योंकि मेरा खुद का सर्वे भी है और आप भी अपने कार्यकर्ताओं से आगे जिम्मेदार, उनसे भी रिपोर्ट ले सकते हैं। बोलना सच रिपोर्ट दीजिए, आपके तमाम बातें सामने आ जाएंगी। ये एक बात है, ये बात मैंने आपके सामने बड़े दर्द के साथ रखा हूं और बाकी बातें तो खैर आपके हवाले है, जनता के हवाले, उसमें मैं कुछ कहना नहीं चाहता। और दूसरी बात इन्होंने बहुत प्यारी कही है कि हमारे उलमा इकराम को जमा करना। हमने भी कई बार कवर किया है न्यूज को, सारी बातें हैं। तो इस बात से मैं 100% मैं खुद पर्सनली तौर से मुत्तफिक हूं कि आज वक्त के हालात में हमारे पूरे हिंदुस्तान को के लिए, दिफा के लिए, विकास के लिए, तरक्की में हमारे उलमा इकराम का योगदान होना बहुत जरूरी है। हमने देखा है जब मुल्क आजाद हो रहा था तो कई उलमा इकराम की लाशें बंगाल से लेकर तो आज जिसे हम पाकिस्तान कह सकते हैं, इस्लामाबाद, रावलपिंडी तक लाशें लटकी हुई थी। ये कड़वी सच्चाई। ये अलग बात है कि आप इतिहास को भी दबाया जा रहा है। तो हम उलमा इकराम से कहना चाहते हैं कि देखिए, ये तफरीका है, इसको खत्म कर दीजिए। कि सियासत की बात मस्जिद में नहीं होंगी,
मस्जिद में होगी तो कमेटी वाले नाराज होंगे। ये सारी बातें फजूल है, गलत है। आप एक जज्बे के लिए, वतन की दिफा के लिए और पूरी कौम मिल्लत की तरक्की फलाह बहबूद के लिए और तमाम इंसानियत के जो भला के लिए आप मस्जिद से बात कर सकते हैं। क्योंकि मैं खुद भी मुसलमान हूं और मुझे भी इतना शौर है कि मदीने की जब गलियों में, मदीने के चौतरे में किस तरह के फैसले हुआ करते थे। जब मैं एक आम आदमी है, आम मुसलमान है, जब मुझे इतना शौर है, तो आप तो उलमा इकराम है, तो आप जरा खुल के आइए। जो हो गया वो हो गया, लेकिन अब नए दौर में, नए हालात में एक अच्छे अंदाज से, कानूनी अंदाज से, जमहूरी अंदाज से उठ खड़े होइए, रहबरी कीजिए। चाहे किसी पार्टी की हो, आप खुल के रहबरी कीजिए, सच को सच बोलिए, सच को सच बोलिए, गलत को गलत बोलिए। ये वक्त का तकाजा है। अगर आप भी खामोश रहेंगे तो ये कौम कहा जाए, समाज कहा जाए, देश कहा जाए। तो कौम की यकजहती के लिए, इत्तेहाद के लिए, दिफा के लिए आपको आप वक्त पुकार रहा है, हालात पुकार है, आपको आगे आना ही पड़ेगा। और मस्जिदों से आप वक्त आ गया है कि मस्जिदों से सियासी बात हो, ताकि जो नई नस्लें नमाज पढ़ने मस्जिदों में आती है उनको सियासी शऊर पैदा हो, उनको सियासी शऊर पैदा हो रही है। आपकी जिम्मेदारी है कि इस्लामी एतबार से हम जो तो हमारी कौम को, मिल्लत को कैसे हम जो परवान चढ़ा सकते हैं, उनकी रहबरी किस तरह कर सकते हैं। ये साहब बहुत वक्त का तकाजा है। तो आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि एक मेरी बात तमाम हिंदुस्तान के और खासकर पूरे महाराष्ट्र के मुसलमान की आखिरत में हुज्जत बन जाए कि एक दीवाने को, एक बात को मैंने आवाज के उसके दिल में हिदायत डाली थी, उन्हें चीख चीख के कह रहा था तो तुम क्या कर रहे थे। ये हो सकता है, तो उम्मीद करते हैं कि कम से कम इस दर्द को आप समझेंगे। और जैसा मैंने पहले कहा कि इसके इख्तलाफात होते रहते हैं, अगर कुछ सच है तो इस्लाह कीजिए, कुछ गलत है तो जनता भी खुद देख रही है।